भाई जीत गए, वर्ल्ड कप जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए, वर्ल्ड कप जीत गए। अरे कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। माहौल देखो भाई, माहौल 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 देखो, माहौल। देखो जोरदार, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नहीं चलेगा, जबरदस्त। भैया बहुत बहुत बधाई हो, भारत जीत गया, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आपसे अगर पूछूं मैं, मैच का टर्निंग पॉइंट क्या लगा आपको? सबसे क्रूशियल पॉइंट कि जहां पर इंडिया वापस मैच में आ गया। 17 ओवर में जहाँ पर उसको बॉलिंग दिए थे हार्दिक पांड्या को, पांड्या, उसके क्रूशियल पॉइंट लगा इंडिया का जो मैच वापस में सूर्य कुमार यादव ने जो कैच पकड़ा, शानदार कैच। और क्लासन की विकेट के लिए क्या बोलेंगे? हार्दिक पांड्या ने जो लिया और 4 रन बस दिए उस ओवर में। वो ओवर का 4 रन दिया, फिर बुमराह और अश्विन सिंह का जो ओवर था सबसे क्रूशियल था वो। सबसे क्रूशियल ये था 17 ओवर के बाद में जो क्लासन का विकेट गिरा और 4 रन गए, और फिर अगले ओवर में जानसेन वहां से रन रेट बढ़ा, जिसके दबाव में भाइयों का कहना है कि साउथ अफ्रीका आई और फिर वही चोकर वाला काम कर गई। बोल देना हिंदुस्तान जिंदाबाद। भैया मैच का टर्निंग पॉइंट क्या लग रहा है आपको? भारत कहाँ पर अटका था या सही था, या फिर बीच में जो हार? अरे अटका कहा था, भारत को अटक सकता है क्या? ये मैच ही मतलब ये स्टार्टिंग से ही मतलब लग रहा था कि टक्कर का मैच है और फाइनल मैच था। सूर्य ने भी जैसा बोला कि हम लोगों ने कॉन्फिडेंस के हिसाब से और टक्कर होना चाहिए मैच के अंदर। कॉन्फिडेंस तो होना था, लेकिन साउथ अफ्रीका एक बार लग रहा था कि ये मैच निकाल लेगा। बिल्कुल लग रहा था। क्लासन ने जो मैच चेंजिंग बैट्समैन पूरा मैच खेला है, अक्षर पटेल के ओवर में 24 रन आ गए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट सीनियर प्लेयर ने अपना डिसीजन लेके अपना बुमराह को लेके आए, बुमराह को जो लेके आया, बुमराह को लेके जो आए, मैच टर्निंग पॉइंट आया और इंडिया के हाथ में आया पूरा मैच। बुमराह तो मतलब अनप्लेबल रहा है पूरे मैच में, मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि मेरे को याद नहीं आता कि मैं 9 के 9 मैच में कोई भी एक बैट्समैन हो जो बुमराह को 6 मारा। मेरे को याद नहीं पड़ता था, हो सकता है एक आध मैच में खाया होगा। We won the match. Yeah, finally we won the match. We won the World Cup. Yes. World Cup हमारा है। हमारा ही है। हाँ। आपके हिसाब से इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? जब सूर्य कुमार ने अपना वहाँ जाके अंदर लेके जब कैच किया था ना, वो पॉइंट था। और जो क्लासन का विकेट था उसको कितना अहम मानते हैं? क्लासन का जो विकेट था, अगर वो विकेट नहीं आता और ये कैच आता तो भी तो क्लासन एक तरफ खड़ा रहता। टॉप टू मोमेंट यही दोनों थे, ऐसा मैं मान सकता हूँ। हाँ, मतलब कई टर्निंग पॉइंट्स हैं इसमें। जहाँ आप क्लासन का विकेट कह लीजिए या डिकॉक का भी एक जो कंसिस्टेंटली वो मार रहा था, लगातार मार रहा था। जिस पॉइंट में 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे, वो बहुत क्रिटिकल हो गया। वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बुमराह आया या फिर अक्षर पटेल आया। भाई मैच का टर्निंग पॉइंट क्या लगता है आपको? मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? क्लासन का विकेट बहुत बढ़िया। और जो अगर वो डेविड मिलर का कैच नहीं आता तो लास्ट पे सूर्या भाई सूर्या भाई, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वर्ल्ड कप हमारा है। जो अक्षर पटेल के एक ओवर में 24 रन आए, वहाँ से मोमेंटम जो है पूरी का पूरा शिफ्ट हो गया। तो बुमराह भाई ने लेकिन जो लास्ट में हार्दिक पांड्या ने जो संभाला है मैच को, मतलब एक सीनियर बॉलर का रोल प्ले किया है, जो कि एक ऑलराउंडर है, क्योंकि बुमराह के ओवर खत्म हो गए थे, हर्षदीप के ओवर खत्म हो गए थे। 16 रन था जो कि 50-50 था। पांड्या भाई को तभी तो वाइस कैप्टन बनाया है। हाँ, तभी वाइस कैप्टन बनाया गया है पांड्या को। और मेरे को कहीं नहीं लग रहा कि पांड्या को जितनी खुजली मतलब बीवी की हार थी, सारा वर्ल्ड कप में निकाला। सर ये मैच में आपने पूरा मैच देखा, सर आपको टर्निंग पॉइंट क्या लगा इस मैच का? सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या लगा? सूर्य कुमार यादव का कैच। और क्लासन की विकेट को क्या बोलेंगे जो हार्दिक पांड्या ने लिया? क्लासन की विकेट वो जो थी, लेकिन सबसे बेस्ट जो था सूर्य कुमार यादव का, जो लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए थे और पहली गेंद में हार्दिक पांड्या ने जो कैच करवाया सूर्या से, डेविड मिलर से, आप उसको टर्निंग पॉइंट माने? चलिए बहुत बढ़िया है। सूर्या का वो कैच जो था वाकई में अनबिलीवेबल था। मतलब जब तक वो अंपायर का डिसीजन नहीं आया था, हम नहीं कह सकते थे कि वो कैच हो चुका है या कुछ भी हो सका है। वो कैच जो है अभी भी टर्निंग पॉइंट
आउट है अक्षर। क्लासेन का विकेट आपको अहम लगा? इंडिया का मैच ये आप मैच का सबसे टर्निंग पॉइंट किसको मानते हैं? डेविड मिलर का विकेट गया है, सबसे टर्निंग पॉइंट वही है। सूर्या का बेहतरीन कैच था वो, जो सूर्या का बेहतरीन कैच था वो वाला सूर्या के जीवन का सबसे शानदार कैच। सबसे शानदार कैच था, ये बात सही। और जो क्लासेन की विकेट थी, जो बड़ा फंस गया था, एक ओवर में 24 रन मार दिया था। एक क्षण को तो लगा था मैच हार जाएंगे। 31 गेंद में 30 रन का स्थिति आ गया था और 5-6 विकेट बचे हुए थे उसके। तो वहाँ पर आप लोग हार्दिक पांड्या ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, मतलब एक सीनियर बॉलर का रोल प्ले किया ऑलराउंडर होते हुए। लास्ट में मतलब 20 ओवर अगर हार जाते तो शायद क्लासन का विकेट था उन्होंने लिया है। उसने लिया है और 20 ओवर की जिम्मेदारी भी उठाई है। अगर हार जाते तो शायद आज पूरा ठीक रहा, उस पर फोड़ा जाता। तो वो हारा और आखिरी में आपने सबके आंसू देखे होंगे। 15 रन बचा के जो दिया, हाँ, वो भी बहुत बड़ा बात था। हार्दिक पांड्या छपरी नहीं रहा। हार्दिक पांड्या अब छपरी नहीं रहा भाई, अब वो दिल जला हो गया, दिल जला। जबरदस्त, थैंक यू भाई। जय श्री राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और सबने कल का मैच देखा होगा, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल मैच था कि रोलर कोस्टर समझ नहीं आया। कभी सांस ऊपर, कभी नीचे, कभी आगे, कभी पीछे। हर मैच के मूवमेंट्स में दिल जो है धक धक लगा हुआ। ये था एक्चुअल वर्ल्ड कप, किसी भी वर्ल्ड कप का या किसी भी बड़े इवेंट का फाइनल का मैच, कि हाँ, दो टीमें ऐसी खेली हैं जो डिज़र्व करती हैं और दोनों पूरा फाइट करी। कहीं पे भी मैच वन साइडेड नहीं हुआ, किसी भी मूवमेंट में कोई भी टीम बाहर अंदर नहीं था। आईसीसी का जो प्रिडिक्शन था परसेंटेज में जो दिखाता है, वो हमेशा ऊपर नीचे होता रहा। मैं तो यकीन मानो कि मेरे को विश्वास था कि इस बार ऊपर नीचे नहीं होगा। इवन जब वो 24 रन मार दिया था ना अक्षर पटेल के मैच, एक ओवर में भी 15वें ओवर में जो क्लासेन ने एक ओवर में 24 रन बना दिया था, तब भी मेरे को लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। मैं इसलिए नहीं कहता कि साउथ अफ्रीका चोकर है, मैंने बात की थी अपने लोगों से कि वो चोकर है, वो कहीं ना कहीं चोक करेगी करके, लेकिन मेरे को उससे ज़्यादा भरोसा ना टीम के इंडिया के था कि अगर साउथ अफ्रीका के अलावा भी कोई भी टीम, बड़ी टीम भी होती और इस पोजीशन पे होती तो भी आज इंडिया का हारना नहीं बनता था। ये बात दिल में कहीं ना कहीं पे थी मेरे। मैं एंड तक जो था ना हिला नहीं हूँ मैच से दोस्तों, यकीन बता रहा हूँ आपको, मैं एंड तक हिला नहीं हूँ और मेरे को ना एंड तक बिलीव था। और ये भी 1% के लिए ये भी था कि चलो अगर इंडिया हार जाती है, मैच था कुछ भी हो सकता था, अगर इंडिया हार जाती है तो पता नहीं कल मेरे को दुख नहीं हो रहा था, क्योंकि इंडिया इतना अच्छा खेली थी। मतलब 2023 के फाइनल में जो था हुआ था कि वो ट्रेविस हेड जो फंस गया है, बस वो आउट ही नहीं हो रहा है। WTC के फाइनल में भी वही फंसा था और वही फिर आके फंस गया है, तो इंडिया का कोई होमवर्क नहीं है, ऐसी बहुत सारी बातें आ रही थी करके वहाँ दिल दुखा था। लेकिन कल के मैच में ऐसा कहीं पे भी नहीं था। वो एक लगा था कि हाँ एक मैच है और फिर वो एक मैच बस कोई जीतेगा कोई हारेगा और शायद आज इंडिया हार गई, वो थोड़ा सा ऐसी फीलिंग थी। पर वो इंडिया का कोई लीक या चोक वाली बात नहीं थी। तो बहुत ज़बरदस्त मैच था दोस्तों और बहुत बधाई पूरे हिंदुस्तानियों को और जहाँ पे भी हिंदुस्तान के फ़ैन बसे हुए हैं उन सब को, जो हिंदुस्तान के लिए दिल से दुआ करते हैं, उन सभी को बेहद बधाई। मज़ा आ गया दोस्तों। अब थोड़ा मैच के हवाले से बात करता हूँ आपसे। इंडिया टॉस जीती और जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में भी प्रिडिक्ट किया था कि जो भी टीम टॉस जीतेगी, चाहे साउथ अफ्रीका जीतती तो वो भी पहले बैटिंग ली थी और इंडिया जीती तो वो भी पहले बैटिंग ली, क्योंकि ये जो वेस्ट इंडीज़ की जो पिचेस है ना, ये सेकंड बैटिंग में ना बहुत ज़्यादा थोड़ा ट्रबल फेस कर रही। पर बारबाडोस की पिच ऐसी थी कि जहाँ पर 135 रन भी डिफेंड हुए हैं और 200+ रन भी चेज हुए हैं। तो ये जो थोड़ा डिप्लोमेटिक पिच थी, इसलिए मैच जो है थोड़ा सा बहुत बना। और हालांकि दोनों टीम बहुत अच्छा खेली, दोनों टीम अच्छी थी भी और अच्छा खेली भी। अब इंडिया टॉस जीती और पहले बैटिंग ली। इंडिया का पहला ओवर ज़बरदस्त गया, विराट कोहली इन फॉर्म लग रहा था, इसलिए इन फॉर्म लग रहा था, वो इन फॉर्म था दोस्तों। मैं पहले भी वीडियो से बताया हूँ कि वो इन फॉर्म था। वो जो गलती कर रहा था वो ओवर एग्रेशन के चक्कर में कर रहा था। वो ओवर एग्रेसिव प्लेयर नहीं है, वो लगातार हिट्स मारने वाला प्लेयर नहीं है, वो एक एंकर प्लेयर है, वो पारी को खींच के ले जाता है। कल उसको वही रोल मिला जो वन डाउन में प्ले करता था, वही रोल उसको ओपन में मिला। आप देख लीजिए, वो एक भी 6 ट्राई नहीं किया है। वो 15 ओवर के जाते तक में एक ओवर भी उस 6 के लिए ट्राई नहीं किया है। जब तक उसका 50 नहीं कंप्लीट हुआ है, वो बॉल को, गेंद को दबा के खेल रहा था। पहले ओवर में उसने यानसेन को 3 चौके मारे और इंडिया का स्कोर 15 रन पे 0 विकेट था पहले ही ओवर में। सेकेंड ओवर केशव महाराज आया जो बहुत इफेक्टिव नहीं था
बिल्कुल भी बहुत इफेक्टिव वाली बात नहीं थी, इतना बड़ा बॉलर नहीं है वो। आप लोग कुछ भी कहें कि हाँ उसको 2 विकेट मिल गया, 1 विकेट तो उसको बिल्कुल किस्मत से मिला है रोहित शर्मा का, कि वो बहुत फील्डर को देख के खेल रहा था। लेकिन वो ठीक है कि अब अगर आउट होना है तो वो बोलते हैं कि ऊँट पे बैठे को भी कुत्ता काट जाता है, तो थोड़ा सा ऐसा कुछ हुआ वहाँ पर और वो कैच हुआ। सेकंड विकेट जो ऋषभ पंत का है वो एज़ यूजुअल लापरवाह प्लेयर, अपनी लापरवाही के कारण गया। सेकंड बॉल को स्विप खेल रहा है, वो भी प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के बगैर ही खेल रहा है। थोड़ा सा उसको सिंगल डबल 1-2 गेंद 2-4-5 रन थोड़ा सा उसको खेलना चाहिए, या वहाँ पर खेलना चाहिए तो थोड़ा सा बढ़ के उसको बड़ी हिट लगाना चाहिए। तो गेंद अगर पिच कर रही थी ग्राउंड में तो वो टर्न ले रही थी, और उसकी जो गेंद आ रही थी फ्लाइटेड आ रही थी केशव महाराज की। आप लोग वापस जाके देखिएगा, हाईलाइट देखेंगे तो केशव महाराज की गेंद फ्लाइटेड आ रही थी। और फ्लाइटेड गेंद वो होती है जो हवा में रहती है, तो अगर हवा की गेंद को आप ज़मीन में गिरने देंगे तो वो टर्न होगी। अगर उसको ज़मीन में गिरने ही नहीं देंगे, आप हवा में ही शॉट खेलेंगे, तो पावर प्ले का सेकंड ओवर ही चल रहा था, आपके पास फील्डर का भी कोई दायरा का बात नहीं था, आप किसी भी गैप में खेल सकते थे गेंद को, क्योंकि वो खड़े खड़े स्विप शॉट खेलने की कोशिश किया और गेंद का बैट का एज लगा और पीछे विकेट कीपर के पास कैच चला गया। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आया। सूर्य कुमार यादव भी जो है एक बेसिक गलती किया कि जैसे अपने यहाँ इंडिया में बुमराह है कि सारी टीमें जो है उसको बच के खेल रही हैं, बाकी के ओवर्स पे वो चांस ले रही हैं। अब बुमराह ने वहीं पर वो बेसिक गलती की कि वो रबाडा जो उनका इनफॉर्म और टॉप प्लेयर है, टॉप बॉलर है, ठीक है, उसके खिलाफ चांस लेने पे गया। उसको रबाडा का एक ओवर निकालना था, और आप देख लो कि रबाडा उस ओवर में विकेट पाने के बावजूद भी है कम से कम में 12 ओवर के बाद में बॉलिंग करने आया है। तो तीसरे चौथे ओवर में जो रबाडा का ओवर गया है, उसके बाद 12 ओवर के, तो ये 7-8 ओवर का गैप अगर सूर्या रह जाता तो बहुत फ़र्क आ जाता। उसके बाद जो है एक बहुत अच्छा डिसीजन आया कि अक्षर पटेल को चौथे में भेज दिया गया। अक्षर पटेल, इसकी पारी को आप कहीं से भी 5 पैसा भी कम नहीं आंक सकते दोस्तों। इतना ज़बरदस्त वो आके इनिंग खेला है, इतना ज़बरदस्त इनिंग खेला है ना वो, कि मतलब ये समझ लीजिए कि आउट क्लास। मतलब अगर विराट कोहली को स्टैंडिंग देने में किसी का हाथ था ना, तो अक्षर पटेल का था, क्योंकि विराट कोहली अगर वहाँ पर अगर प्रेशर में, रन रेट के प्रेशर में आके हिट लेने लग जाता तो शायद वो इतनी लंबी पारी नहीं खेल पाता, शायद थोड़ी पारी छोटी हो जाती और इंडिया और दिक्कत में आ सकती थी। लेकिन वो आके डटा भी रहा, स्ट्राइक भी रोटेट किया और 3 से 4 सिक्सेस भी लगाया। रबाडा को स्ट्रेट में 6 लगाया था, आप लोगों ने देखा है। रबाडा जब आया है अपनी बॉलिंग के लिए तो रबाडा को स्ट्रेट में 6 लगाया है उसने, वो भी पहली बॉल पे। तो उसको कोई डर नहीं था, उसका दिन था, कल बैटिंग में दिन था, कल बॉलिंग में तो बिल्कुल भी दिन नहीं था, उसका बैटिंग में ज़बरदस्त दिन था दोस्तों। वो आके जो आउट क्लास किया है ना साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका हिल गई थी। साउथ अफ्रीका क्या है ना कि वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया था उसके लिए, वो पढ़ के गई थी कुछ और आ गया था क्वेश्चन में कुछ, तो उसके लिए जो है ना आंसर नहीं बचा था। तो अक्षर पटेल जो है ना साउथ अफ्रीका को टोटल आउट क्लास कर दिया था। एक गेंद जो हुई, जो मतलब वो गेंद जो है कई मैच की दिशा को बदल दी, जिसमें अक्षर पटेल रन आउट हुआ था। वो गेंद को खेल रहा था विराट कोहली के थाई में लगी, ठीक है दोस्तों, विराट कोहली के थाई में लगी। रबाडा का ही ओवर था, विराट कोहली के थाई में पैड में लगी और गेंद जा रही थी चौके के लिए। पहले तो गेंद जा रही थी चौके के लिए, जो चौका नहीं गई, क्विंटन डी कॉक कलेक्ट कर लिया। उसके बाद नॉर्मली यही होता है कि वो थ्रो जो होता है बैट्समैन के साइड पे ही फेंकता है, पर वही पहले बोला ना कि ऊँट पे बैठे को कुत्ता काट जाता है वाला हिसाब। अब विकेट कीपर ने थ्रो कर दिया नॉन स्ट्राइकर पे, जहाँ पर अक्षर पटेल खड़ा था। अक्षर पटेल थोड़ा सा कैजुअल था, क्योंकि वो भी जानता था कि अगर थ्रो होगा तो स्ट्राइक पे होगा, जहाँ पर विराट कोहली खड़ा था, लेकिन उसने नॉन स्ट्राइक पे फेंक दिया, जहाँ पर कि बैट्समैन दौड़ता है तो उतना आसानी से विजिबल नहीं होता है स्टंप, इसलिए नॉर्मली जो है स्ट्राइक पे ही थ्रो किया जाता है। अब वो नॉन स्ट्राइक पे थ्रो किया और वो जो थ्रो जो है जाके स्टंप पे लग गया और बस इंच भर का अक्षर पटेल रह गया। अक्षर पटेल वहाँ पर रन आउट हो गया 47 रन के स्कोर पे। तो ये एक मतलब थोड़ा अनफॉर्चुनेट रह गया था। वो एक बॉल जो है मतलब कई चीज़ कर दी, जो कि वाइड होती, वाइड नहीं होने के कारण थाई पैड पे टकराई, थाई पैड पे टकरा के भी चौका जाती, वो कलेक्ट हो गई, कलेक्ट होने के बाद वो स्ट्राइक पे नहीं नॉन स्ट्राइक पे थ्रो किया और वो जाके स्टंप पे लग गई। मतलब ओवरऑल एक जो बोलते हैं ना कि अगर ऊपर वाला चाह रखा है कि आपको जाना है तो जाना है, और अगर सोच लिया कि आपको बचाना है तो बचाना है, तो बस वहाँ पे जाना लिखा था दोस्तों। तो ये कुछ वहाँ पर एक गेंद में इतना सारा घट गया था, वो मतलब बहुत ही अनफॉर्चुनेट गेम थी, वो अनफॉर्चुनेट मोमेंट था इंडिया के लिए। खैर उसके बाद में फिर ज़बरदस्त शिवम दुबे जी आए। मेरे लिए तो पूरी तरह से वो वर्स्ट प्लेयर था, पर कल ठीक है, उसने बहुत अच्छी तो नहीं पर शायद इंडिया की नहीं तो कम से कम अपनी इज्जत बचाने वाली पारी खेली। आया और तीसरी या चौथी गेंद पे एक 6 लगाया और उसके बाद में जो है कम से कम रनर बॉल से ऊपर गया, वो कम कुछ 120-25 के स्ट्राइक रेट से खेला और थोड़ी सी स्टैंडिंग दे के गया।
हाँ, उस बीच में विराट कोहली का 50 हो गया था। विराट कोहली का जो 50 है दोस्तों, वो आपने देखा 48 बॉल से 50 रन किया उसने। आप कह सकते हैं कि बहुत स्लो इनिंग थी, T20 के लायक, बहुत मतलब रनर बॉल ही तो खेला, क्या उखाड़ा, ये उसका गेम ही है ये। वो रनर बॉल ही खेलता है, वो एंकर प्लेयर है, वो एंकरिंग करता है। एक तरफ से विकेट रोक के रखा जहाँ से आपके विकेट्स गिर रहे थे, वो हुआ। और 48 बॉल्स में 50 करने के बाद अगले वो मतलब 10 गेंदों में 58 बॉल्स में वो 76 रन बनाया। मतलब अगली जो 10 गेंदों में 26 रन, 48 बॉल्स में 50 रन बनाया, ठीक है, रनर बॉल थी, और अगले 10 गेंदों में 26 रन। यानी स्ट्राइक रेट का आप अंदाज लगा रहे हैं। यहाँ पर 100 का स्ट्राइक रेट था और 50 रन बनते ही साथ 260 रन का स्ट्राइक रेट। ये उसकी गेम है, ये नेचुरल गेम है। वो एंड में जाके खेलता है। बार बार हर किसी को लग रहा था कि ठीक है, लोग क्या होता है मैच देखते हैं, थोड़ा एनालिसिस पे नहीं जाते हैं, हम लोग अपने ढंग से देखते हैं, क्योंकि हम थोड़ा क्रिकेट का शौक भी रखते हैं, खेलने का भी शौक रखते हैं, तो हम भी एक स्ट्रैटेजी कहीं कहीं मैदान में बनाते हैं, तो हमको थोड़ा समझ में आता है। तो ये बात मैं अपने लोगों को समझा रहा था कि थोड़ा सा रुक जाओ, वो खेलेगा, वो खेलेगा। 10 गेंद में 26 रन मारा है 260 के स्ट्राइक रेट से। 59वीं गेंद में वो आउट हुआ, वो भी 6 मारने के चक्कर में आउट हुआ। तो ये विराट कोहली की एक ज़बरदस्त इनिंग थी। उसके बाद हार्दिक पांड्या आया, शिवम दुबे भी गया, सब ने छोटी छोटी पारियां की। आखिरी में इंडिया का टोटल 176 रन था, जो कि इस मैदान में मतलब ऑन एन एवरेज था। मतलब एक अच्छा था टोटल, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग अभी बहुत ज़बरदस्त चल रही है, उसकी स्पिनर अच्छे चल रहे हैं। अब आई साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए। साउथ अफ्रीका जब बैटिंग के लिए आई तो मेरे को लगा था कि शुरू में 6 बॉल, मतलब शुरू के 6 ओवर जो पावर प्ले का रहता है, यहाँ पर जो है बहुत ताबड़तोड़ ढंग से बैटिंग होगी, क्योंकि बॉल नहीं है। तो बॉल नहीं थी जब, तो मतलब इंडियन प्लेयर्स भी बहुत अच्छा खेल रहे थे उसको। पावर प्ले के बाद में जैसे जैसे गेंद पुरानी होती गई, उसका बॉल जो है फुसफुस होता गया थोड़ा सा। उसके मतलब कॉक बॉल जो ड्यूस बॉल होती है, ड्यूस बॉल के अंदर में ऊपर में जो कवर होता है ना, ये थोड़ा फुसफुसाने लगता है और गेंद यहाँ पर दब रही थी। लेकिन हुआ थोड़ा सा उल्टा। डिकॉक जो फंसना था, मैं पहले से बोला दोस्तों कि डिकॉक फंसेगा तो बहुत दिक्कत होगी, डिकॉक फंसेगा तो बहुत दिक्कत होगी। अब साउथ अफ्रीका की जो इनिंग स्टार्ट हुई, बहुत जल्दी रिजा हेंड्रिक्स का विकेट आ गया, ठीक है, अर्शदीप की बॉल पे। अर्शदीप ने उसको बहुत ज़बरदस्त ढंग से बॉल किया और रिजा हेंड्रिक्स आउट हो गया। बोल्ड किया था अर्शदीप सिंह ने। उसके बाद में बुमराह ने एडम मार्करम को एक चौके के बाद जमने ही नहीं दिया, ठीक है, उसको कॉट बिहाइंड कराया और ज़बरदस्त ढंग से उसने मैच में वापसी कराई। 14 रन पे 2 विकेट का स्कोर हो गया था साउथ अफ्रीका का। लेकिन दोस्तों उसके बाद में फिर वही कि डिकॉक खड़ा हुआ था, यही दिक्कत थी। ट्रिस्टन स्टब्स को प्रमोट करके मतलब सेकंड डाउन में भेजा गया। 2 विकेट गिरने के बाद में तीसरे नंबर पे वही आया, सेकंड डाउन वही बैटिंग करने आया था। ट्रिस्टन स्टब्स और पूरे साउथ अफ्रीका का जो माइंडसेट था ना दोस्तों, एक तरीके से कहूँ ना, मैं अगर मतलब पढ़ाई की भाषा में कहूँ तो आगे पार्ट और पीछे सपाट वाला हिसाब था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको मालूम था कि स्पिन इंडिया की ताकत है और स्पिन से ही अटैक करेगी इंडिया। जबकि साउथ अफ्रीका की जो पूरी बैटिंग लाइन है वो पेस को अटैक करती है ज़बरदस्त ढंग से। एक ही प्लेयर है क्लासेन, हेनरिक क्लासेन जो था, वही जो है स्पिनर्स को अच्छा खेल सकता था। लेकिन साउथ अफ्रीका की पूरी यूनिट, पूरा थिंक टैंक जो है ना, पूरा का पूरा होमवर्क जो है, पूरा का पूरा अपना जो पढ़ाई का जो टाइम है, पूरा जो अपना दिमाग है, सारा स्पिन पे लगाया था। सारा का सारा दिमाग स्पिन पे लगाया था, पूरी एनर्जी स्पिन पे लगाया था और उन्होंने स्पिनर्स को ज़बरदस्त ढंग से धोया। अक्षर पटेल हो या कुलदीप यादव जैसा प्लेयर एक भी विकेट नहीं पाया 4 ओवर में और 48 रन दे के गया। अक्षर पटेल 1 विकेट लिया, लेकिन उसका भी जो है लगभग 50 रन के करीब में वो दे चुका था अपने पूरे ओवर्स पे, 4 ओवर करने में, कंप्लीट करने में। जडेजा 1 ओवर फेंका, 12 रन दिया, उसके बाद जडेजा की पारी नहीं है। तो ये पूरे मतलब मैच सेकंड इनिंग के हमारे स्पिनर्स का सूरत हाल था, क्योंकि यहाँ पर जो है हेनरिक क्लासन जो था, अक्षर पटेल को 1 ओवर में 24 रन लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहूँगा रोहित शर्मा का जो मतलब गलत डिसीजन था कि उसने उसके बाद फिर कुलदीप यादव को ओवर दे दिया। क्लासेन खड़ा हुआ, अगर क्लासेन चला जाता किसी कारण से, अगर बुमराह को दे देता या किसी और फास्ट बॉलर को दे देता और अगर क्लासेन का विकेट आ जाता, तो साउथ अफ्रीका फिर स्पिनर्स को इतना डोमिनेट नहीं कर पाती जितना क्लासेन के रहते नहीं करी। खैर, मैं आपको जो बता रहा हूँ दोस्तों कि पूरी साउथ अफ्रीका यूनिट जो है ना, पूरा का पूरा होमवर्क जो है स्पिनर्स के खिलाफ करके आई थी। लेकिन अपना जो बेसिक्स है ना, पेस के खिलाफ अटैक शायद वो भूल गई थी। आप देख लीजिए, शुरू में जो है पूरे विकेट पेसर्स ने लिए, दबदबा उन्हीं ने बनाया। क्लासेन का जब क्लासेन जम गया था और ये लग रहा था कि मैच 30 बॉल में 30 रन का करीब आ गया था, शायद 31 बॉल पे 30 रन आ गया था, मतलब रनर बॉल से भी कम हो गया था। और क्लासेन और डेविड मिलर दोनों जमे हुए थे।
तो वो वहाँ पर आके फिर जो था एक बार तो लगा कि गया मैच गया, अब तो किसी हालत में जीतेंगे नहीं, बस ये देखना बाकी था कि क्या रन रेट से हारती है या कितने बॉल रहते हारती है करके। लेकिन मेरे मन में पर्सनली मेरे को पूछेंगे ना तो मेरे मन में दो बात थी, एक तो साउथ अफ्रीका चोकर है, दूसरा मैंने बताया अगर साउथ अफ्रीका नहीं शायद आज कोई भी टीम होती ना तो आज इंडिया को पता नहीं, मेरे को लग रहा था कि ये गलती दोबारा नहीं होगी, पता नहीं क्या होगा ये तो नहीं पता। तो दोस्तों मैं कोई एनालिसिस के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई फ़ैन के तौर पे भी नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरी एक जो वाइब आ रही थी ना वो आ रही थी कि नहीं आज वो गलती नहीं होगी, पता नहीं कुछ भी होगा लेकिन इंडिया मैच में वापस आएगा और पता नहीं कहीं ना कहीं शायद 1 रन से जीते या सुपर ओवर हो, सुपर ओवर से जीते, कुछ भी होगा लेकिन इंडिया आज ना मैच जीतेगा। ये बात ना मेरे को बार बार आ रही थी और मैं इसीलिए मैच में बना हुआ था। और हुआ वही, स्पिनर हटे, हार्दिक पांड्या आया अपना 17वां ओवर लेके उसने आया और आके ही आते साथ वो क्लासेन का विकेट निकाला, कॉट बिहाइंड कराया ऋषभ पंत को और वहाँ से मैच जो है एक बार ठहर गया। इस मैच में पूरे मैच में अगर आप कहें ना कि टर्निंग पॉइंट कौन सा था, आप नहीं कह सकते कि ये क्रूशियल टर्निंग पॉइंट था, नहीं ये टर्निंग पॉइंट था। इस मैच में टर्निंग पॉइंट से ठीक है। अब वहाँ पर आया उसने क्लासेन को कैच आउट कराया, पीछे कॉट बिहाइंड कराया, उसके बाद में डेविड मिलर अब बच गया था बड़ा विकेट। 17वें के बाद 18 ओवर जो है आपका फिर बुमराह फेंकने आया, ये ज़बरदस्त था। और वहाँ पर आके जो एक उनका ऑलराउंडर था जो कि कोई झटका लगा सकता था, मार्को यानसेन, ठीक है, मार्को यानसेन को आते ही बुमराह ने बोल्ड किया। अब डेविड मिलर एक तरफ अकेला खड़ा हो गया था तो गेम यहीं पे बना, गेम जो असली बना ना दोस्तों यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ गेम, कोई एक पर्टिकुलर टर्निंग पॉइंट नहीं था, गेम जो था यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ। अब वो जो हुआ केशव महाराज वहाँ पर बैटिंग करने आया, केशव महाराज जो था सिर्फ स्ट्राइक रोटेट कर सकता था, केशव महाराज का काम भी वही था और केशव महाराज अगर कुछ कर सकता था तो सिर्फ स्ट्राइक रोटेट कर सकता था और मिलर को स्ट्राइक पे ला सकता था और मिलर का काम ये था कि जैसे भी करके मैच को फिनिश करना। अब यहाँ पर इंडियन बॉलर्स ने एक बहुत समझदारी भरा बात किया कि वो विकेट्स की तरफ नहीं गए, वो डॉट्स कराने की तरफ गए। वो डॉट्स का ये हुआ कि एक तरफ से प्रेशर बिल्ड होता गया, ठीक है, विकेट्स तो गया, बिल्ड होता गया। अब जो है ये बात जो है दोस्तों, एक मिनट पॉज करना। 18वां ओवर बुमराह ने फेंका और यानसेन को बोल्ड किया, वहाँ से मैच जो बन गया था, केशव महाराज आया, लेकिन अब उसका काम था स्ट्राइक रोटेट करना। वहाँ से जहाँ पर हार्दिक पांड्या ने क्लासेन का आउट किया वहाँ पर एक विकेट भी आया और सिर्फ 4 रन आए। बुमराह के ओवर में यानसेन को बोल्ड किया, यहाँ पर एक विकेट भी आया और सिर्फ 2 रन आए। तो जहाँ पर 31 गेंद में 30 रन चाहिए था, ये जो रन रेट का दबाव है ना ये धीरे धीरे ओवर्स में बढ़ता गया। उसके बाद 19वां ओवर फेंकने के लिए अर्शदीप सिंह आया, इसने भी बहुत बढ़िया बॉलिंग की, मतलब अपने हिसाब से कहूँ तो अपने हिसाब से बहुत अच्छी बॉलिंग की है। मेरे को इस उम्मीद मतलब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अर्शदीप सिंह इतनी अच्छी बॉलिंग कर जाएगा। मुझे लगा था कि ये बस है जो ठुकाएगा और शायद 1-2 विकेट निकाल लेगा, लेकिन इसने भी इकोनॉमी पे ध्यान दिया और विकेट्स पे जाकर नहीं रन बचाने पे ध्यान दिया। इसने भी जो है अपने ओवर में सिर्फ 5 रन दिए, तो 4 और 2 और 5 ऐसे करके सिर्फ 11 रन गए। अब दोस्तों जो है आखिरी ओवर जो बचा था हार्दिक पांड्या, क्योंकि अब सारे बॉलर्स के ओवर्स ख़त्म हो चुके थे, हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर बॉलर है, वो प्रॉपर बॉलर नहीं है, ठीक है, वो एक मेन बॉलर नहीं है, वो एक स्ट्राइकर बॉलर नहीं है, वो एक ऑलराउंडर बॉलर है। तो वो 20वां ओवर जब फेंकने आया तो आप लोग उसका दबाव सोच सकते हैं, आप वो उस प्रेशर को फील कर सकते हैं। 16 रन बचा था 1 ओवर में बनाने के लिए और डेविड मिलर स्ट्राइक पे था। अगर खुदा ना खास्ता ये मैच इंडिया हार जाती तो ये बात हार्दिक पांड्या भी जानता है कि शायद सारा का सारा ठीकरा उस पर फूट जाता। तो ये प्रेशर अलग, टीम को जिताने का प्रेशर अलग, और उसकी निजी ज़िंदगी में जो चल रहा है वो सबको हटा के उस बंदे ने जो बॉलिंग की है ना, मतलब पहली गेंद फेंकाई है, डेविड मिलर स्ट्राइक पे है, 1 ओवर में 16 रन चाहिए और डेविड मिलर ने उठा के मार दिया, उठा के मारा, गेंद बाउंड्री तक पहुंच गई। अगर वो गेंद बाउंड्री पे गिर जाती तो 6 हो जाता। तो गेंद और बाउंड्री के बीच में कोई खड़ा था तो वो खड़ा था सूर्य कुमार यादव। इस कैच का मैं कोई बखान नहीं करूंगा दोस्तों, इस कैच की अगर आप हाईलाइट नहीं देखे हो तो जाओ एक बार देखो, शायद आप 50 बार देखोगे। आउट क्लास कैच था, मतलब क्या कैच था, मतलब ये मैच को ही बदल दिया। अगर डेविड मिलर वो 5-6 गेंदे खड़ा हो जाता तो शायद वो 16 रन बन जाते और शायद इजीली बन जाते। तो एक विकेट जो एक दीवार खड़ी थी इंडिया और वर्ल्ड कप के बीच में, वो था डेविड मिलर। हार्दिक पांड्या की बॉल थी, शायद थोड़ी सी गलत हो गई थी, डेविड मिलर को रन का बनाने का प्रेशर था, हार्दिक पांड्या को रन बचाने का प्रेशर था, दोनों अपने अपने प्रेशर में थे। हार्दिक पांड्या अपना काम कर दिया, डेविड मिलर अपना काम कर दिया।
लेकिन अब दोनों के बीच में कौन था, तो वो था सूर्य कुमार यादव और उसका वो आउटस्टैंडिंग कैच। इतने भयंकर प्रेशर में इतना ज़बरदस्त माइंड सेट, मतलब अपने आप को काम रखते हुए इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, अपनी बॉडी को पूरा बैलेंस किया और मतलब बाउंड्री से पहले बचाया, बाउंड्री बचाया, गेंद को वापस फेंका और वापस जाके उस 6 को वापस से लाके कैच में तब्दील किया। मतलब 6 रन तो बचाया और डेविड मिलर जैसा जो दीवार बन के खड़ा हो गया था वर्ल्ड कप के बीच में, उसको आउट किया। ये विकेट गिरते ही साउथ अफ्रीका ने मैच गिव अप कर दिया। अब 5 गेंद बचे थे और पूरे के पूरे 16 रन बचे थे। अब रबाडा आया बैटिंग करने के लिए। रबाडा पहली गेंद तो डॉट खेला, सेकंड गेंद में उसने चौका मारा। चौका मारने के बाद वो फिर एक बाउंड्री लेने के तलाश के चक्कर में उठा के मारा और फिर वो भी सूर्या के हाथ में कैच आउट हुआ। तो इस ओवर में 2 विकेट गिरे और जो है भारत जो है 7 रनों से मैच जीत गया दोस्तों। तो ये मैच जो है पूरे 20वें ओवर तक गया था। मतलब ये कहूँ तो 20वें ओवर की पहली गेंद तक गया था। 19 ओवर और 1 गेंद, यहाँ तक के मैच में आप कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी टीम जीतेगी। ये टोटल रोलर कोस्टर था दोस्तों मैच। ये गेंद कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा था, कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा था। और जब ऊपर नीचे आते हैं तो जैसे पेट में गुदगुदी होती है ना, एक हलचल पैदा होती है, एकदम फड़फड़ाहट होती है, तो वैसा था ये मैच। तो इस मैच को पूरा देखना दोस्तों, मतलब ये था प्रॉपर फाइनल। साउथ अफ्रीका ने भी आउटस्टैंडिंग मैच खेला है, साउथ अफ्रीका ने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है, मतलब ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। कहीं से भी वो मैच में बाहर नहीं थी और शायद इंडिया भी नहीं थी। कुछ बीच में 1-2 मोमेंट्स हुए थे कि जहाँ पर लग रहा था। ये पूरे मैच में अगर आप कहेंगे ना दोस्तों, अगर मैं इंडिया की बैटिंग से लेके और आखिरी बॉलिंग तक के एंड तक के कहूँगा, तो इसमें आप किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के नहीं बोल सकते कि हाँ ये मैच का टर्निंग पॉइंट था और यहाँ पर इंडिया मैच में वापस आया। क्योंकि मैच जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये पूरा रोलर कोस्टर था। आप जहाँ पर सोचोगे हाँ यहाँ पे ठीक हुआ, अगले पल बिगड़ रहा था। आप जहाँ पे हताश हो रहे थे वो अब तो ख़राब हो गया, अगले पल मैच सुधर जा रहा था। तो ये थी प्रॉपर क्रिकेट। ये था किसी बड़े इवेंट, बड़े मंच पे बड़ा फाइनल। तो फाइनल ऐसे ही होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत मज़ा आ गया। अब मैं आपको दोस्तों ये बताता हूँ, ये तो मैच था। हो सकता है आप लोगों ने मैच देखा भी होगा या कहीं से सुना होगा, क्योंकि इसकी चर्चा हर किसी की ज़बान पे है। मेरे को ये वीडियो लाने में भी इसलिए ही देरी हुई क्योंकि कल तो हम भी थोड़ा मार्केट निकल गए थे। आपने देखा है शुरू के वीडियोज़ में जो हम देखे हैं, हमारे शहर की रौनक देखे हैं। सारे लोग जज्बाती हो रखे थे, सारे फैंस, मतलब पूरा सैलाब उमड़ पड़ा था। फटाके, नगाड़े, ढोल, तिरंगा तिरंगा, वंदे मातरम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम लोगों ने भी खूब मज़ा किया दोस्तों। सुबह 3 बजे हम भी घर आए हैं, तो थोड़ा सा बस इमोशंस हम भी थे। इमोशंस क्यों थे दोस्तों? ये तो था दोस्तों मैच का हाल। अब मैं बताता हूँ आपको मैच के बाद का हाल। मैच ख़त्म होते ही जब कमेंटेटर्स ने कहा, जब 20वां ओवर कंप्लीट हो गया, रोहित शर्मा वहाँ पर ग्राउंड में लेट गया। पता है आपको, ग्राउंड में लेट गया वो बंदा। सारे टीममेट्स वहाँ पर आ गए, पूरी की पूरी टीम मैदान पे आ गई। उसके बाद तो ऐसे हमको खबर सुनने मिली है दोस्तों कि मतलब मज़ा तो था लेकिन हम भी बहुत इमोशनल हो गए थे। क्योंकि उसके बाद आया क्या, सबकी आंखों में आंसू। चाहे वो हार्दिक हो, चाहे वो रोहित हो, चाहे वो विराट हो, चाहे टीम का कोई भी प्लेयर हो, चाहे उसका सपोर्ट स्टाफ हो, चाहे वहाँ बैठा दर्शक हो, चाहे रोहित शर्मा की बीवी रितिका सचदेव हो, कोई भी हो, हर किसी की आंख में आंसू थे। क्योंकि ये वर्ल्ड कप नहीं, ये इमोशन था। आपको मैं पहले वीडियो में बताया हूँ कि इंडिया जब इंग्लैंड को हराया था तो जीतने के बाद भी रोहित शर्मा वहाँ पर रोया था। क्योंकि जो दुख मिला था ना पिछले वर्ल्ड कप में से लास्ट स्टेज में जाके, तो इस बार ना एक का बदला चुकाया है और लाइन से चुकाया है दोस्तों। और जिस स्टेज पे हमको हराया ना, उस स्टेज से बाहर किए हैं। आप उठा के देख लेना। और मतलब ऊपर वाले का पूरा करम था हमारे साथ कि जो हमको जहाँ तड़पाया ना, सब का सूद समेत वापस किए इस वर्ल्ड कप में और वर्ल्ड कप घर लेके आए हैं दोस्तों। अब इंडियन टीम मुंबई आने वाली है, उसके बाद का वीडियो और लाऊंगा और इस इमोशनल मोमेंट को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। रोहित शर्मा पहले मैदान पे लेट गया, उसकी आंख में आंसू थे। उसके बाद टीममेट्स ने उसको झंडा ला के दिया। उसने उस मैदान के बीच में वो भारत का, हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा गाड़ा दोस्तों। देखने लायक सीन था वो, वहाँ पर झाड़ा है। और शायद आप लोग नहीं देखे होंगे क्योंकि ये बात कहीं भी नहीं आई है, लेकिन आप जाके उसको वापस सर्च करेंगे तो उसने झंडा गाड़ने के बाद वहाँ की मिट्टी उठा के अपनी ज़बान में रख के चखी है।
जिस ज़मीन ने उसको वर्ल्ड कप दिलाया है, उस ज़मीन की, उस मट्टी की इज्जत की है। ये बात, उसका ये जो एक्ट था ना, ये 2023 के वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम के मिच मार्श को एक करारा जवाब था, जो वर्ल्ड कप जीतने के बाद उस पर पैर रख के बैठा था कि ये जीतना हमारे लिए बहुत आम बात है, आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन हमारे लिए आम बात है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का हारने का कारण था उसका ये घमंड, कि जो चीज़ आप जीत रहे हो उसकी इज्जत करना सीखो, ठीक है। तो उसको ये इज्जत नहीं थी। ये जो मिट्टी को चख के उसने जवाब दिया ना कि जिस ज़मीन की मिट्टी से हम जीते हैं उसकी इज्जत करना सीखते हैं, तो ये दोस्तों हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके बाद बहुत सारे जो हैं दोस्तों बुरी सी खबरें आई। रोहित शर्मा रिटायरमेंट T20 से, विराट कोहली द लीजेंड T20 से रिटायरमेंट। विराट कोहली की एक ईमानदारी वाली स्टेटमेंट बताता हूँ दोस्तों आपको, ज़बरदस्त था। उसके पहले जब मैच चल रहा था तब इंग्लैंड का एक फॉर्मर कैप्टन है नासिर हुसैन, वो कमेंट्री पे था। उसने एक बात बोली विराट कोहली के लिए कि अगर भारत ये मैच हार गया तो विराट कोहली की इस पारी की बहुत ही निंदा होगी, उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाएगा कि ये स्लो खिला, ये खिला, अपने लिए खिला, ये खिला। और अगर भारत ये मैच जीत गया तो उसकी इसी पारी की बहुत तारीफ होगी। उसने मतलब 17वें 18वें ओवर लास्ट, जब सेकेंड इनिंग चल रही थी, इंडिया की बॉलिंग चल रही थी, तब ये बात बोली थी। तो ये बात हम सबको समझने की है कि क्या अगर हिंदुस्तान हार जाता तो ये क्या पारी बेकार हो जाती, और हिंदुस्तान जीत गया तो क्या यही पारी सही हो गई। लेकिन उसके बाद भी विराट कोहली ने अपने स्टेटमेंट में बहुत ही अच्छी बात कही और बहुत ही ईमानदारी से वो बात कही। उसने क्लियर ही कहा कि अगर मैं ये वर्ल्ड कप नहीं जीत पाता तो मैं अभी रिटायरमेंट नहीं लेता। दूसरा कोई भी प्लेयर होता ना दोस्तों, देखो वर्ल्ड कप तो जीत चुके थे, अब तो आप जो चाहो चाहे बोल सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपके मन में क्या कौन जानता है। लेकिन उसने अपनी ईमानदारी भरी बात की। वो चाहता तो बोल सकता था अगर मैं वर्ल्ड कप नहीं जीतता तो भी मैं रिटायरमेंट ही लेता, वो ये बोल सकता था। किसको पता है और कौन क्या करता है, हाँ कर देते। लेकिन वो आदमी जो मन में था और जो सच बात थी वही किया कि अगर मैं ये वर्ल्ड कप नहीं जीतता तो मैं रिटायरमेंट नहीं लेता। मतलब उसका एक जज्बा था दोस्तों कि मैं वर्ल्ड कप जीत के ही रिटायरमेंट लूँगा या वर्ल्ड कप जिता के ही जाऊँगा, बाकी देखते हैं आगे जो भी होता है, गॉड नोज। तो उसने ये बात बहुत ईमानदारी से करी कि अगर मैं वर्ल्ड कप नहीं जीतता तो मैं रिटायरमेंट नहीं लेता। रोहित शर्मा का तो रिटायरमेंट लेना बनता है दोस्तों, क्योंकि 37 ईयर्स का हो चुका है। अब नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो है वो 2 साल बाद आता कम से कम, T20 वर्ल्ड कप, और वो 39 ईयर्स का हो जाता तो थोड़ा सा था। लेकिन उसको जीत के वो जो डिज़र्व करता था उसको मिला, ये हमको बहुत खुशी की बात है। साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ा दुख है दोस्तों, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के गया, मतलब अच्छा अपोनेंट था, कहीं कोई फालतू की बात नहीं, जो करने आया था वो किया, जो खेलने आया था खेला, जीता, सेलिब्रेट किया, हारा, मायूस हुआ, इट्स पार्ट। बट हेड्स ऑफ टू यू साउथ अफ्रीका ऑल्सो यार, वेल प्लेड, वेल डिजर्विंग। ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए मतलब हम बीच में नहीं आएंगे दोस्तों, ये वादा करते हैं आपसे। ठीक है साउथ अफ्रीका, आप जीत जाना यार, हम 5-10 साल अब खुशी खुशी रहेंगे, चिंताग्रस्त नहीं रहेंगे हम, टेंशन नहीं है अब हमको। जाओ ठीक है, 6 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी है दोस्तों, जीत जाना आप। ICC इवेंट, कुछ बड़ा इवेंट जीत जाना, हम बीच में नहीं आएंगे। हम आएंगे तो हम आपको गिव अप कर देंगे ये मैं बोल रहा हूँ भाइयों, उन लोग ठोक देंगे तो मेरे को मत बोलो, ठीक है। 6 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी दोस्तों, उसके लिए अलग वीडियो लाऊंगा आपके लिए। अभी इंडिया का नेक्स्ट टूर है जिम्बाब्वे के लिए, 5 मैचों की T20 सीरीज़ है, शुभमन गिल कैप्टन है, पूरी टीम एनालिसिस, पूरी टीममेट्स के साथ में मैं आऊँगा अगली वीडियो लेके। पॉज करना। अगला जो चैंपियंस ट्रॉफी है दोस्तों, वो पाकिस्तान में है, ठीक है, फरवरी के मंथ में खेला जाएगा। उसके बाद जो 2026 का वर्ल्ड कप है वो भारत और श्रीलंका दोनों संयुक्त मेज़बानी कर रहा है। तो कुछ मैचेस भारत में होंगे, कुछ श्रीलंका में होंगे। श्रीलंका के सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे, भारत के सारे मैचेस भारत में होंगे। जो नॉकआउट के मैचेस हैं वो मिक्सअप ग्राउंड्स में कराए जाएंगे। तो दोस्तों वो तो खैर अभी हमारे लिए सफिशिएंट है ये। अभी हम जो ध्यान लगाएंगे दोस्तों, अब नई टीम आएगी, नए लड़के आएंगे, नया विराट कोहली आएगा, नया रोहित शर्मा आएगा। चीयर करते रहना है, समझने की बात हमारी है कि अच्छे प्लेयर्स को हमको कंसिस्टेंट रखना है, अचानक से नहीं छोड़ना है, टीम के साथ में रहना है। आप इंजॉय करिए, अच्छे से रहिए, खुशहाल रहिए, ठीक है, और सेलिब्रेट टू इंडिया। बाकी रही अभी कुछ बातें आएंगी आपके सामने,
कि ये ऐसा किया, इंडिया ने वैसा किया, उसके लिए हम हैं, आप चिंता मत करिए, ये सबको पूरा जवाब मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं आप लोगों किसी का मूड ख़राब नहीं करना चाहता। इंडिया की विक्ट्री एंजॉय करिए, इंडिया टीम को आगे भी सपोर्ट करिए, आगे लाइव अपडेट्स लाता रहूँगा, क्रिकेट के नए अपडेट्स लाता रहूँगा, डीप एनालिसिस के साथ आता रहूँगा। शुक्रिया, अलविदा, दुआओं में याद रखें, बाय। वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट कोहली, आर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह सभी नाच रहे थे। सभी का सेलिब्रेशन देखने लायक था। इस सेलिब्रेशन के लिए सभी ने 11 साल का वेट किया था। हार्दिक भी डांस करने से पीछे नहीं हटे।